Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential. What is the constant of integration and why do we use the constant of integration? और इसकी क्या है एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग में? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अगर आप इसकी इंटीग्रेशन लें तो एक फंक्शन आ जाएगा जो कि ये आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये हम लगाते क्यों हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है और दूसरा ये है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसको समझने के लिए अगर आप कुछ फंक्शन का एक दो फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस हैं एक्स क्यूब प्लस 100 और एक्स क्यूब प्लस 50 -50. तो अगर इन दोनों का हम डेरिवेटिव लें तो वो 3x² आएगा क्योंकि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये भी 3x² आ जाएगा. अब आप वापस लेट सपोज आपके पास कोई इंजीनियरिंग में कोई इस किस्म का फंक्शन आ और आप उसकी इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं. अब जब आप उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो दैट इज इक्वल टू x³/3 डिवाइड और ये 3 कट जाएगा यानी x³/3 और ये तो आपके पास फाइनल रिजल्ट x³ आ जाएगा और इसका भी x³ आ जाएगा. अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन देख रहे थे क्या वो इस प्रॉब्लम का देख रहे थे? यानी आपको क्या पता लगेगा आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो इस डोमेन में आया है या वो इस डोमेन में आया है, इस डोमेन में. दैट्स वाई वी यूज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हर एक प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसका सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस. देखें हम हमारे पास अगर कोई बीम है, लेट सपोज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. तो इस लोड की वजह से वी नो कि इसके सेक्शंस पे कुछ बेंडिंग मूवमेंट्स आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव मूवमेंट्स आएंगी. ठीक है, अब इन बेंडिंग मूवमेंट्स की वजह से हमारे पास एक डिफ्लेक्शन कर्व आएगी बेसिकली, या लोड की वजह से आप जो कह रहे हैं लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आती है. तो ये जो डिफ्लेक्शन होती है ये बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आती है. ठीक है, अब हमें पता है कि हम किसी लाइन पे अगर स्लोप को ड्रॉ करें तो ये हमें रोटेशन देगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ये y होगा यानी डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन. अब ये जो हमारे पास मूवमेंट्स है इस y और इस थीटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है? अगर आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो वो ये इक्वेशन है कि आपके पास m/ei यानी डेफिनेटली ये बीम जो है किसी मटेरियल का बना होगा, कंक्रीट का हो सकता है, स्टील का, और इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जहां से आप आई फाइंड आउट कर लें. सो दिस इज मटेरियल लेवल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन लेवल प्रॉपर्टी. ठीक है, so that is equal to d2y/dx². तो ये रिलेशनशिप है रोटेशन का भी और y का भी और ये है. ठीक है, ये बेसिकली इलास्टिक कर्व की एक इक्वेशन है. अब हमें पता है अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा दैट इज इक्वल टू dy/dx. ठीक है, और अगर आपको y फाइंड आउट करना है तो बस आप y फाइंड आउट करेंगे. अब ना ये dy/dx है ना y है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करनी है. अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप इस इक्वेशन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिखेंगे. अच्छा, अब ये कैसी इक्वेशन है कि ये जो मूवमेंट है सारा कमाल इसका है. आप अपने एक लास्ट सेगमेंट के लिए बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखेंगे जो कि बेसिकली x का फंक्शन होगा. लेट सपोज हम उस पे भी इक्वेशन पे नहीं जाते, इसको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के कोर्स में जाएंगे. तो आपने मूवमेंट की इक्वेशन लिख ली और अब नॉर्मली हम ये इक्वेशन जो है वो कैसे लिखते हैं, यानी ei d2y/dx² that is equal to function of
एक्स। ठीक है, अगर आपको सिर्फ थीटा चाहिए तो आप इस इक्वेशन का एक दफ़ा जो है वो इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स, और एक नया फंक्शन आ जाएगा जिसको मैं एम डैश कहता हूँ, क्योंकि इसमें जब आप इंटीग्रेशन वगैरह कुछ रूल्स लगाएंगे तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक C1 कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, अब आपको ये आ गई। अब जब आप इसमें x वगैरह और C1 फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आपको रोटेशन किसी भी x पॉइंट पे चाहिए तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको y चाहिए तो आप इस इक्वेशन की दोबारा जो है वो इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ई आई वाई, अब ये डी वाई बाई डी एक्स जब इंटीग्रेशन से ये ख़त्म हो जाएगा, एंड अब जो फंक्शन आएगा वो ये भी चेंज हो जाएगा। इसको मैं डबल वो उससे ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस C1 प्लस C2। अब C1x आएगा और C2 आएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो है वो उसके साथ x आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये चीज़ें आ गई। अब देखें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम बाउंड्रीज जो आपको मैं बता रहा था पिछले स्लाइड में, कि आपको पता है कि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, देखें सपोर्ट्स है आपके पास, हिंज है जो कि डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता अगर न्यू स्ट्रक्चर है। ठीक है, या कोई सपोर्ट सेटलमेंट का केस नहीं है, अगर है भी तो आप वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बहरहाल हम कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन में जो भी x होगा उसमें आप 0 डालें, और इसमें भी 0, तो आपके पास एक C2 आ जाएगा। फिर आप कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू L, अगर इस बीम की लेंथ L है हमारे पास टोटल, तो यहाँ पे भी आपके पास डिफ्लेक्शन 0 है। अच्छा, फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये सपोर्ट जो हो ये कोई फिक्स सपोर्ट हो, तो आप यहाँ इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिक्स सपोर्ट की जो रोटेशन है, फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये वाली इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ दोनों तरीक़ों से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।